हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 15 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा प्रियवर्तन IAS अकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो फ्रंट पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नवंबर महीने का जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है, या सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि होलसेल प्राइसेस के अंदर जो है वो महंगाई थोड़ी सी कम हुई है और 5.85% के आसपास ये नवंबर के अंदर रिकॉर्ड करी गई है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डेटा केवल बैंकिंग या फिर कुछ एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूपीएससी सीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इसके कंपेयर किया जाता है। तो इन दोनों के बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे, उससे पहले न्यूज़ थोड़ी सी देख लेते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। तो ये बताया गया कि पहले 8.4% था, ये 5.85% हुआ है, और इसके पीछे कई सारी वजह है, जिसमें सबसे पहले जो फूड आइटम्स है उसके प्राइस के अंदर कमी हुई है। इन्फ्लेशन जो प्राइमरी आर्टिकल्स थे उनके अंदर कमी हुई है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर जो एक तरीके से प्राइस राइज हो रहा था वो कम हुआ है। फ्यूल और पावर इन्फ्लेशन कम हुई है, और इन सब का जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा है कि देश के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर कमी देखने को मिली। इससे पहले हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में भी ऑब्जर्वेशन किया कि देश में दोनों तरह के जो इंडिकेटर है उनके अंदर एक तरीके से इन्फ्लेशन, महंगाई या मुद्रास्फीति के अंदर थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला। अब बात करते हैं कि ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये होते क्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर WPI और CPI इनकी फुल फॉर्म बताई गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनके मायने क्या है, मतलब क्या है इनके। WPI का मतलब होता है कि ये अगर हम बात करते हैं बल्क क्वांटिटी में होलसेल की जो गुड्स की सेल्स होती है उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता है। CPI क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पर मेन रखा गया है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर करता है कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज की वजह से जो क्या इम्पैक्ट बेसिकली कंज्यूमर पर या सामान्य नागरिक पर पड़ता है ना। होलसेल और कंज्यूमर प्राइस में आप बहुत सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप नोटबुक खरीदने जाते हैं, तो अगर आप बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, 100 कॉपी खरीदते हैं, तो आपको थोड़ा छूट मिलेगी। लेकिन अगर आप केवल एक नोटबुक खरीदेंगे तो नेचुरल सी बात, वो आपको अगर आप पर नंबर के हिसाब से देखेंगे वो थोड़ी सी कॉस्टली भी नजर आएगी। तो ग्राउंड लेवल पर कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है उसको मेजर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इनको पब्लिश कौन करता है? सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स को पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, और CPI पब्लिश किया जाता है CSO ऑफिस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको रिलीज करता है। WPI केवल गुड्स के लिए रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में मेजर करता है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली मेजर करता है। पहला WPI केवल फर्स्ट स्टेज पर करता है, लेकिन फाइनल स्टेज पर इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करता है CPI। WPI जो है वो इसका जो प्राइस बोर्न किया जाता है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के द्वारा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेफिनेट सी बात है, कंज्यूमर किस तरीके से पे करता है। WPI में 697 आइटम्स है, CPI में 448 फॉर रूरल और 460 फॉर अर्बन एरिया आता है। इसके अंदर फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आते हैं। CPI में एजुकेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, अप्रैल, हाउसिंग और मेडिकल केयर, ये सारी चीज़ें, ये कपड़े होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स का फाइनेंशियल ईयर बेस ईयर है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, केवल कुछ कंट्री यूज़ करती है, CPI बहुत सारी कंट्री यूज़ करती हैं। इनकी अगर डेट ऑफ रिलीज़ की बात करते हैं या किसके बेसिस पर रिलीज़ किया जाता है, तो ये बताते हैं कि ये WPI जो वीकली बेसिस पर रिलीज़ किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे आइटम जो मंथली, दोनों ही लगभग मंथली ही बेस पे है, क्योंकि वीकली बेसिस पर जो डेटा दिया जाता है वो जनरली डिस्कस इतना नहीं किया जाता। तो ये मेन इसके अंदर फीचर है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसको आप बोल सकते हैं, जब हमने होलसेल प्राइस या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में थोड़ा पढ़ा है, तो अब आप लोगों के लिए सवाल ये है कि इन दोनों का
बेस ईयर क्या है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो या होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, इनका बेस ईयर क्या है। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इन्फ्लेशन को मेज़र करती है तो इनमें से सीपीआई को एक तरीके से पिक करती है या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स को डेटा के लिए, तो वो भी आपको एक तरीके से कमेंट करना, यानी आरबीआई इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, इनमें से किसको जो वो लेती है, इसके बारे में आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में बिहार की घटना के बारे में डिस्कस किया गया है। बिहार की सारण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हुज ट्रेजिडी की वजह से कई सारे लोगों की डेथ हुई है। हुज ट्रेजिडी क्या होता है, बेसिकली जब नकली शराब या जाली शराब या फेक लिकर जो है वो कंज्यूम करते हैं लोग। फेक लिकर क्या होती है, बेसिकली देखो कई बार क्या होता है, जिन स्टेट में शराब बंद कर रखी, हालांकि ऐसा कंपलसरी नहीं कि जहाँ पर शराब बंद हो वहीं पर इम्पैक्ट पड़ता है। रिसेंट में एक ट्रेजिडी हुई थी हरियाणा के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पानीपत के आसपास। इसके अलावा ये कंटिन्यू अलग अलग राज्यों में न्यूज़ में रहती है। बहुत सिंपल सा मतलब होता है, जब मेथनॉल और इसकी क्वांटिटी को कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। कई बार क्या करते हैं, जो शराब बनाने वाले होते हैं ना, नकली शराब बनाते हैं, ये नकली शराब बनाना तो सीख लेते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मेथनॉल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ताकि अगर मेथनॉल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हुई तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, आपके बॉडी के ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। और जो दूसरी प्रॉब्लम आती है कि ठीक ठाक अगर थोड़ी कम क्वांटिटी होगी तब भी वो आई साइट पर नुकसान पहुंचाता है। तो मेथनॉल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ज़रूरी है। कई बार आपने ये तो सीख लिया यूट्यूब पे कि शराब बनाते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले आपको साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी था कि मेथनॉल और एथेनॉल इन सब की क्वांटिटीज़ कितनी होनी चाहिए, राइट। वो इन्होंने नहीं सीखा और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई है। और यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि ऑफिशियल ने कहा कि केवल 6 लोगों की डेथ हुई है। गांव वाले बोल रहे हैं कि भाई 20 लोगों से ज़्यादा की डेथ हुई। और अगेन मैंने जैसे कि बताया था कि एक जो सेकंड नुकसान होता है वो होता है आई साइट को लेकर, यानी आँखों की रोशनी जो है चली जाती है। इसकी वजह से लोग बहुत सारे लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के लिए, और फैमिली मेम्बर ने प्रोटेस्ट किया, हाईवेज़ को ब्लॉक किया, और वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर से ना हो और इनको लेकर एक जस्टिस मिले। देखो बिहार के अंदर ये घटना जो है वो सीरियस है, क्योंकि 170 प्लस लोगों उसकी में डेथ हुई है। इसके अलावा बिहार का जो कानून है शराबबंदी, इसको लेकर काफ़ी क्रिटिकली एनालिसिस किया जाता है, क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि बिहार सरकार ने जो डिसीजन लिया वो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू नहीं लिया गया। इसका रीज़न क्या है, एक तो ये जो नंबर है कई बार हम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि पहली बार बिहार के अंदर ये केस देखने को मिला, इससे पहले भी। और एक जो बड़ी प्रॉब्लम आई थी इस लॉ के अकॉर्डिंग, बहुत सारे लोगों पर केस दर्ज हुए कि उन्होंने, उनके पास अगर मान लेते हैं कि 50 ml भी उनके पास ड्रिंक है तो उनकी पूरी फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ता था। तो इस तरह की चीज़ें हैं और इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये पॉलिसी एक्सेप्टेड भी करी की लोगों ने, अच्छा भी उसको कहा है। प्लानिंग बेटर होनी चाहिए ताकि इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो। और डेफिनेट सी बात, अगर हुज ट्रेजिडी हो रही है, इलीगल तरीके से शराब बनाई जा रही है, तो वो डेफिनेटली वो नुकसान करती है। कई बार आपने देखा होगा गांव में या शहरी क्षेत्रों में जो पंचायत के या निकाय चुनाव होते हैं उसमें जो शराब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, बहुत सारे लोग खुश होकर उसको पीते हैं। वो नकली से नकली शराब होती है और जो ब्रांड में इंग्लिश में लिखा होता है कि वो इंग्लिश शराब, एक्चुअल में वो इंग्लिश नहीं होती है, उसके ऊपर सिर्फ स्टिकर इंग्लिश वाले होते हैं, बाकी वो इंटरनली वो 50-50 रुपये में फिल की जाती है। ये मुझे अच्छे से पता है क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर पंचायत इलेक्शन हुए थे, तो बहुत घटिया से घटिया आपको इस तरह की क्वांटिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ों को जो है कोशिश करिए कि न कंज्यूम करें, क्योंकि हुज ट्रेजिडी जब भी होती है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किन पर पड़ता है, जो सामान्य लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। क्योंकि अमीर लोग तो भाई इस तरह की शराब, सही बताऊं, पीते ही नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन गरीब लोगों को ये मन में आता है कि जब हम पूरा दिन काम करते हैं, थोड़ी थकान दूर करने के लिए ड्रिंक करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि वो समझ नहीं पाते कि असली और नकली लिकर के अंदर क्या डिफरेंस है। क्योंकि लिकर बंद कर रखा तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी हेल्थ पर, उनकी लाइफ पर, राइट। इसके बाद पेज नंबर 2 पे एक न्यूज़ कवर करी गई है। बेसिकली दिल्ली के अंदर एक एसिड अटैक हुआ, एक लड़की पर एसिड अटैक किया गया। और जब भी मैं स्टोरी पढ़ रहा था, मैंने कल ये वीडियो भी देखा था,
तो उस स्टोरी में बताया गया कि जो ये 3 लड़के थे जिन्होंने ये एसिड फेंका था, इन्होंने कहा कि वो हमसे बात नहीं कर रही थी, हमारा रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो इतना ज़्यादा उन्होंने ये स्टेप लिया। लेकिन मेरे लिए जो मेन चीज़ है, पहली बात तो ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि भाई आप लोग एसिड को सेल नहीं कर सकते बिना किसी लाइसेंस के, और जब भी एसिड सेल किया जाना चाहिए उससे पहले किसी जो व्यक्ति खरीदने वाला होता है उससे आईडी प्रूफ लीजिए और प्रॉपरली उसको कहीं ना कहीं रीज़न बताना पड़ता था कि क्या रीज़न है। लेकिन इन जो कानून है, इन जो ऑर्डर्स है, उसको ग्राउंड रियलिटी पर फॉलो नहीं किया जाता। इवन यहाँ पर ये भी पता चला है कि भाई ये कहीं ना कहीं इन्होंने ऑनलाइन जो है ये एसिड इन्होंने मंगवाया था। तो ये 3 लोग जैसे अब ऐसे पोज ऐसे दे रहे जैसे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक लड़की की लाइफ को बर्बाद करके यहाँ पर ये फोटोग्राफ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी इस तरह के क्राइम के लिए लगता है कि कुछ ऐसे क्राइम होने चाहिए जिसको लेकर टिट फॉर टैट वाली सज़ा होनी चाहिए, कि अगर इस तरह का अटैक करते हैं तो भाई उनके ऊपर भी सेम इसी तरह का थोड़ा सा टेस्टिंग करनी चाहिए कि कितना इम्पेक्ट पड़ता है एक पर्सन की लाइफ पर, उसके कॉन्फिडेंस पर। तो ये कभी कभी मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हीनियस क्राइम में कम से कम थोड़ी बहुत परमिशन जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद आप पेज नंबर 5 पे आ जाइए। पेज नंबर 5 पे जोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में पढ़ रहा था। जोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली क्या है? अगर आप WTO के अंदर ट्रिप्स एग्रीमेंट पढ़ेंगे, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जोग्राफिकल इंडिकेशन भी एक पर्टिकुलर आपको सेक्शन मिलेगा। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मेन मकसद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल प्लेस के अंदर कोई इम्पोर्टेंट एक तरीके से फेमस कोई चीज़ है, जैसे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट है या कोई खाने की चीज़ है या कोई पर्टिकुलर वैरायटी है, राइस की हो सकती है या किसी की भी हो सकती है, उसको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देना ताकि उसको इंटरनेशनल लेवल पर वो आइडेंटिटी मिले। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जोग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर केरला में, वहाँ पर केरला के जो टूरिज्म है उन्हें एक तरीके से बीप और उरू बेसिकली एक तरीके से सेलिंग बोट की तरह होता है, और इसको लेकर कहा कि इसको कहीं ना कहीं आप जोग्राफिकल इंडिकेशन दीजिए क्योंकि ये यूनिक होती है, प्योरली वुड से बनती है और इसको बनाने में 3 से 4 साल लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा एंशियंट ये एक तरीके से हिस्ट्री को अपने क्रिएट करता है, ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया हुआ है। तो प्रीमियम वुड से बनता है, कोई मॉडर्न टेक्निक इसमें इस्तेमाल नहीं होती। इसके अलावा जो आज के टाइम पे उरू मेकिंग वाले देखेंगे वो 50 to 70 ईयर के हो चुके हैं। बहुत सारा उनके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर देखा जाता है। ये माना जाता है कि 2000 ईयर से भी पुरानी ये टेक्निक है जिसका इस्तेमाल पहले गल्फ़ कंट्रीज़ को लेकर भी कनेक्ट करके किया जाता था। तो इस तरह के जोग्राफिकल प्लेसेस या जोग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर जब भी न्यूज़ में रहता है तो इस तरह की चीज़ें भी डेफिनेटली आप ध्यान रखेंगे और ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट। और यूपीएससी मेंस में जनरल स्टडी पेपर 3 के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही ये मेंशन मिलेगा। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है, जब हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हमने उसमें पढ़ा कि जोग्राफिकल इंडिकेशन एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जोग्राफिकल इंडिकेशन के अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करी जाती है ये आपको कमेंट करना है। और रिसेंट में कोई 2022 का कोई इम्पोर्टेंट या फेमस जोग्राफिकल इंडिकेशन जो दिया गया हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 2023 में जब 28 मई को पेपर देंगे तो हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह के सवाल आपको देखने को मिले। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, डायरेक्टली जाएंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में। और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते तो उसमें सबसे पहले कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के डेटा के बारे में बताया गया मिनिस्ट्री ने कि इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्शन हुआ है 6.4 लाख हुआ है। एक्सपोर्ट जो हमने किया है वो अप्रोक्सीमेटली 1.9 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोर्ट किया है। तो ये चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप डेटा को देखेंगे तो देश के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.58 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 17 साल के हैं, जिसमें अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ये डेफिनेटली एक सीरियस प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। अगर हम देखते हैं ड्रग एडिक्शन का बढ़ना, इसके अलावा अल्कोहल का कहीं ना कहीं इंक्रीज होना, ये हमारे यूथ के लिए बहुत चैलेंजिंग है और इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, ये सवाल होगा। इसके बाद असम सरकार की एक स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया है
अरुणोदय करके स्कीम है। इसका मेन मकसद है पावर्टी एलिवेशन करना या गरीबी को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना, समाप्त करना, ख़त्म करना, ये इसके मेन टारगेट के अंदर है और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर भी ये डिस्कस किया गया है। इसके अलावा 10.54 लाख लोगों पर ये इम्पैक्ट करेगा, टारगेट है, और इसके लिए 4142 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं इसको लेकर खर्च किए जाएंगे। तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की कुछ फेमस स्कीम होती है, उसको लेकर क्वेश्चन पिक किए जाते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। मैं केवल यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल जो है वो देखने को मिल सकते हैं, राइट। आज आप लोगों के लिए थोड़ा टास्क है, कल से या 1-2 दिन के बाद मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा अपने पूरे डिस्कशन को। टास्क एक तो ये आपके लिए जीन थेरेपी वाला है, ये आपको थोड़ा पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना, और एक जो वर्ल्ड अफेयर में टॉपिक है ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थोड़ा सा टॉपिक को कवर करना। लेकिन ब्रीफ में बता देता हूँ बेसिकली है क्या कि जीन थेरेपी कैसे कैंसर को क्योर करती है। यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट ने एक नई तरीके की कैंसर थेरेपी को कहीं ना कहीं टेस्टिंग करी है, और इसके अंदर एक टीनेज गर्ल है अलाइजिया करके, और उसकी टी सेल एक्यूट ल्यूकेमिया की एक प्रॉब्लम थी, और उसको लेकर एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी हुई जिसको बेस एडिटिंग बोला गया है। जीन थेरेपी, जीन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, प्री एंड मेंस दोनों में। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो टी सेल ल्यूकेमिया है जो उसको फिक्स करे इम्यून सिस्टम को, और कैंसरस टी सेल को कहीं ना कहीं बनने से रोके। हालांकि इसको लेकर ये पहले बताया गया था रिसर्फेस कर रहा, लेकिन रिसेंट में जो इन्वेस्टिगेशन है कि इस तरह कोई साइन नहीं है, यानी ये काफ़ी हद तक एक सक्सेसफुल थेरेपी की तरफ जो वो बढ़ रही है। और क्या आने वाले टाइम में बेस थेरेपी एक नया मॉडल हो सकती है जीन थेरेपी के अंडर, ये अपने आप में सवाल होगा। तो ये एक टॉपिक आपको पढ़ना है, और एक टॉपिक आपके लिए बताऊंगा वर्ल्ड अफेयर में जो आज आपको सेल्फ स्टडी करनी है। इसके अलावा इंडिया एक्सपोर्ट को लेकर क्या कंसर्न है, इंडिया के एक्सपोर्ट को लेकर उसके बारे में बताया गया कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है अक्टूबर में, अगर आप ईयर अर्लियर यानी 2021 अक्टूबर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो 16.7% के आसपास कम हुआ है। और फरवरी महीने में अगर हम बात करें, ये इस तरह का रिपोर्ट 2021 फरवरी में देखी गई थी, उसके बाद अब ये इस तरह की रिपोर्ट है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का मंथली रिव्यू आता है। ग्लोबल स्लोडाउन को इसमें डिस्कस किया गया है, हाई इन्फ्लेशन, राइजिंग बोरोविंग कॉस्ट और जियोपॉलिटिकल टेंशन। राइजिंग बोरोविंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो महंगी हो रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन का क्या मतलब है कि पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, जैसे यूक्रेन और रशिया है, अज़रबैजान, आर्मेनिया है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, इसके अलावा टर्की और कई बार कुर्द के बीच में इश्यूज़ देखने को मिलता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी इश्यूज़ है। इन सब के अलावा आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। इसके अलावा पेरू के अंदर नए नए वहाँ प्रेसिडेंट बने थे, उनको अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया में है, और इन सब के बीच में डेफिनेटली वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है, राइट। पॉजिटिव सिग्नल क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ट्रैक पर है, और 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये हो सकता है। इस तरह की जानकारी जो है वो दी गई है, राइट। इसके अगले पेज पे जो एक और टॉपिक थोड़ा सा देख लेना अगर आपके पास टाइम हो, नहीं टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया और चाइना जो एशियन जाइंट्स के रूप में बताए जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया गया, थोड़ा कंपेरेटिव किया गया कि किस तरह की पॉलिसीज़, किस तरह की इन्होंने डेवलपमेंट किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला भी एक टॉपिक आपको देखना है। नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे। लेकिन क्योंकि इंडिया चाइना भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, तो मे भी इस तरह का डायरेक्ट एक ऑब्जर्वेशन हो या सवाल इस तरह का देखने को मिले, खासकर मेंस में। और क्योंकि अभी इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होगा कुछ दिनों के बाद, तो इंटरव्यू में भी सवाल इस तरह के हो सकते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इंडिया चाइना बॉर्डर पर। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल रहा तो डेफिनेटली इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्योंकि G20 की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, और अगले 1 साल तक, हालांकि 1 साल से थोड़ा कम कह सकते हैं क्योंकि 9 और 10 सितंबर को कहीं ना कहीं ये समिट होने वाली 2023 में। उससे पहले इंडिया ने पहले भी कहा था कि अलग अलग फॉर्मेट पर अलग अलग तरह की जो मीटिंग है वो कंटिन्यू होगी, और उसी कॉन्टेक्स्ट में G20 के साथ
के साथ अलग अलग लेवल पर मीटिंग होगी। तो पहली जो मीटिंग हुई उसमें ये बताया गया कि इंडिया जो आधार रोल आउट का जो एक्सपीरियंस है वो G20 मेंबर्स के साथ शेयर करेगा, और इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंजेस है, डिजिटल करेंसी, ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर, इसके बीच में किस तरह की प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगा। और इनके अलावा ये जो पहली मीटिंग हुई थी 13 और 14 दिसंबर को बेंगलुरु के अंदर फाइनेंस ट्रैक के नाम से, तो इसके दौरान ये डिस्कस किया गया। आने वाले टाइम में अलग अलग जो टॉपिक होंगे उन पर होगी। इस मीटिंग के अंदर इन्फ्लेशन को लेकर हो, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर हो, कमोडिटीज़ क्राइसिस को लेकर हो, यूक्रेन वॉर के इम्पैक्ट को लेकर हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर हो, क्लाइमेट चेंज, अर्बन प्लानिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये सारी चीज़ों को लेकर जो है वो डिस्कस किया गया। इनके अलावा 2023 में 2 पिलर टैक्स पैकेज के बारे में जो डेवलप किया जा रहा है OECD G20 के अंदर, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क के अंदर एनहेंस करना टैक्स ट्रांसपेरेंसी को मल्टीलेटरल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी इन दोनों से कनेक्ट होते हुए रिलेट करेगा। इसके अलावा फ्रेमवर्क फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान जो 2024 से 26 तक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल डिसीजन में एक तरीके से सब लोगों की भागीदारी हो, या कहीं ना कहीं उसका एक तरीके से वो कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू जो बैंक अकाउंट खोले गए थे, उसका मेन मकसद भी ये था कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर से भी लोगों को जोड़ा जाए और ग्रास रूट लेवल पर जोड़ा जाए। तो ये कहीं ना कहीं मेन प्रायोरिटीज होंगे आने वाले टाइम के अंदर, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट सी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर NSCS के बारे में बताया गया कि NSCS जो है ये प्रिपेयर कर रहा है साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को। गवर्नमेंट ने जानकारी दी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं फॉर्मुलेट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा कि एम्स के अंदर साइबर अटैक हुआ था और काफ़ी दिनों तक उनकी साइट ने फंक्शन नहीं किया था, जिसकी वजह से लोगों पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसको लेकर बताया गया प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी और एक टाइमलाइन जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं की, लेकिन इसके बारे में स्ट्रेटजी डेफिनेटली जो है वो डिस्कस करी गई है। राइट। इसके बाद एक न्यूज़ आई काफ़ी शेड्यूल ट्राइब को लेकर जो है पॉसिबिलिटी है 2023 में कुछ ना कुछ सवाल हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर। राज्यसभा ने रिसेंटली एक बिल पास किया है गोंड कम्युनिटी को यूपी के अंदर ST लिस्ट के अंदर इंक्लूड करने को लेकर। तो शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब किस पर्टिकुलर एरिया में रहती है उसके बारे में, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में सवाल जो है वो हो सकते हैं। और इनमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा PVTG, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। 75 ट्राइब्स आती हैं और अलग अलग राज्यों के अंदर वो इंक्लूड की जाती है, यानी अलग अलग राज्यों के अंदर है और वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके बारे में सवाल जो है डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है, मैं अभी है ना PDF पे द हिंदू की मैंने PDF ऑलरेडी भेज दी है। PVTG जो ट्राइब है उनकी PDF भी मैं आपको 3-4 पेज की है वो भेजने वाला हूँ। सवाल ये है कि उसी में से आपको आइडेंटिफाई करना, आप चाहे देख कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। PVTG में अंडमान और निकोबार की जो इम्पोर्टेंट ट्राइब है वो कौन कौन सी है वो आपको नीचे कमेंट करनी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप देख कर भी कमेंट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रहनी चाहिए, आपको ऑब्जर्वेशन उसकी ध्यान रहनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कैसे उसको ढूंढा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया गया कि आर्टिकल 370 को लेकर बहुत सारी जो पिटीशन फाइल करी गई है जो उसको चैलेंज करती है कि ये जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था, या इसके बाद स्पेशल स्टेटस जिसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 यूनियन टेरिटरी बनाएगी, एक के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, दूसरे में नहीं होगी, इस तरह की जानकारी थी। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को भी चैलेंज किया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इससे पहले प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था और उसको भी चैलेंज किया गया। तो बहुत सारी पिटीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक स्पेसिफिक डेट देंगे इस पूरे हियरिंग को लेकर, तो उसके बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। इसके बाद पेज नंबर 13 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर रिलेटेड न्यूज़ है, जिसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कवर किया गया है यूनाइटेड नेशन ने ईरान को जो है वो वुमेन्स राइट बॉडी से हटा दिया है
और ये डिसीजन लिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे 29 इसके फेवर में डिसीजन हुआ, 8 अगेंस्ट थे और 16 जो है एब्सटेन, यानी उन्होंने कोई वोटिंग ही नहीं की, या एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अपने आप को न्यूट्रल रहे। आप लोग है ना एक काम आप करना ज़रूर, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि ये जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर इंडिया एक मेंबर कंट्री है या नहीं, जस्ट इसको क्रॉस डाउन करना। और बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो हटाया गया है और बहुत सारे लोगों ने इसका वेलकम किया। 2022 से 26 का जो टर्म था उससे बाहर कर दिया गया ईरान को, ये जानकारी दी गई है। तो इसके बारे में आप एक बार सर्च कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन से पहले पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलेगा। ये बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जापान ने कहा कि वो एक मेजर डिफेंस पॉलिसी को जो फॉर्मुलेट करेगा और आने वाले टाइम में अपने बजट को भी इंक्रीज़ करने वाला है, ताकि चाइना से जो थ्रेट है उनको है मिसाइल को लेकर, इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं काउंटर किया जा सके। और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में ये बताया कभी भी जापान का जो बजट है वो 1% से ऊपर डिफेंस में नहीं रहा है, और रिसेंट में बताया गया कि 2% के आसपास इन्होंने लगभग अपना जो डिफेंस बजट है दुगुना कर दिया है इस पूरे सिनेरियो को लेकर, डिफेंस को लेकर। क्योंकि जापान के सामने कई तरह के स्ट्रगल, जिसमें 2 बड़े थ्रेट इनके सामने हैं, एक है चाइना और एक है नॉर्थ कोरिया। और अगर आप इसके अंदर भी अगर हम बात करें रशिया भी ऐड कर दे, क्योंकि जापान का इन तीनों के साथ बहुत अच्छे टर्म में रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली वो ट्रिपल अलायंस जो इसके साथ जो इनके सामने एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री ने साउथ कोरिया के अंदर एक स्पेस यूनिट जो है वो क्रिएट करी है, और इससे 2 बेनिफिट होंगे। पहला, एक तो जो यूनाइटेड स्टेट उसको नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की जो एक्टिविटी उसको मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। रिसेंट टाइम में नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, हालांकि नॉर्थ कोरिया कंटिन्यू न्यूज़ में रहता है। जब भी कुछ वहाँ पर कुछ भी करना हो तो वो मिसाइल टेस्ट कर लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने टेस्ट करी। साउथ कोरिया जापान के आसपास डेफिनेटली एक थ्रेट है। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री के लिए स्पेशल होगा इस तरह का बेस होना, या इस तरह का पर्टिकुलर स्पेस होना। दोनों कंट्री के लिए, जापान हो या साउथ कोरिया के लिए हो, साउथ कोरिया, दोनों के लिए यूनाइटेड स्टेट के साथ डिफेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ज्योग्राफिकल प्लेस भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक टॉपिक मैं बोल रहा था अभी फ्यूज़न एनर्जी को लेकर, यूनाइटेड स्टेट ने जो अनाउंसमेंट किया किस तरीके की ब्रेक थ्रू है, ये वाली एक बार न्यूज़ आप पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको PDF मिलेगी और वहाँ पर आप इसको एक बार देख लेना, ये हेल्प करेगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी देखते हैं तो संडे को जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा तो उसमें हम डिटेल से इसको कवर करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 14 पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और भी स्टेप लेंगे। अभी रेशन में 2 अच्छी चीज़ें आई है, एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो या होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, इन दोनों में थोड़ी कमी देखने को मिली है। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट जो है उसको और ज़्यादा कहीं ना कहीं कम किया जाएगा, ताकि सामान्य नागरिक को जो है वो बेनिफिट हो। इसके अलावा रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थोड़ी कम हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें इसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस उस पर नज़र रखी जाएगी, हालांकि कम हुए हैं। रूरल जॉब क्रिएट करने पर काम होगा, और मेक श्योर करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट जो है, राजकोषीय घाटा, वो लिमिट के अंदर रहे, जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो रहे। फिस्कल डेफिसिट की हालांकि प्रॉपर डेफिनेशन, लेकिन मैं अगर आपको ब्रीफ में बताना चाहूँ तो अगर सरकार जो खर्चा करती है, सरकार का जो खर्चा होता है वो जब ज़्यादा होता है जितनी इनकम होती है उससे, तो आप उसको फिस्कल डेफिसिट की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बताया गया कि इंडिया जो आज के टाइम पर रशिया से तेल खरीद रहा है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा रशिया से ही हम लोग तेल खरीद रहे हैं। $60 की जो कैप लगाई गई थी यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा या US के द्वारा या ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, तो उससे भी कम हम लोगों को जो तेल अवेलेबल करवा रहा है। ये अपने आप में यूनिक है। और आप सबने पढ़ा होगा कि इंडिया रशिया से कंटिन्यू तेल खरीद रहा है, और उसमें अगर हम बात करें तो हमें जो $60 की जो कैप लगाई उससे भी काफ़ी कम रेट पर जो तेल मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा तेल भी हम लोग इस टाइम पे रशिया से ही परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा छोटी छोटी न्यूज़ आपको नजर आएगी। फॉर एग्जांपल इंडियन एग्री टेक, यानी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के कम्बिनेशन से जो कम्युनिटी बनेगी, ये $34 बिलियन की मार्केट हो जाएगी 2027 तक। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा
आने वाले टाइम में बहुत सारे यूनिकॉर्न या कह सकते हैं कि 8,000 करोड़ रुपए के आसपास जो कंपनी बनेगी वो यूनिकॉर्न के अंदर आ जाएगी, जो स्टार्टअप्स होते हैं। जैसे अभी फिजिक्स वाला भी एक बना था यूनिकॉर्न। तो इस तरह के आपको बहुत सारे यूनिकॉर्न देखने को मिलेंगे। एग्रीटेक के अंदर भी इस तरह की जानकारी जो है वो दी गई है, राइट। तो फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।